तो देखिए आज मैं आपके लिए फिजिक्स क्लास 11th का 2026 का न्यू बैच स्टार्ट कर रहा हूं और हम बिल्कुल स्टार्टिंग से करेंगे, पहले यूनिट से स्टार्ट करेंगे। तो हमारा पहला यूनिट है मापन एवं मात्रा। मात्रा मात्रा मेजरमेंट एंड यूनिट। मेजरमेंट एंड यूनिट। तो देखिए सबसे पहला हमारा क्वेश्चन बनता है कि फिजिक्स क्या होती है, भौतिकी क्या होती है, भौतिकी की डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं। तो देखिए भौतिकी का मतलब है, भौतिकी मतलब फिजिक्स। फिजिक्स क्या होता है? देखिए भौतिकी जिसके अंतर्गत जिसके अंतर्गत द्रव्य प्रकृति एवं उससे संबंधित घटनाओं, उससे संबंधित घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। इसमें द्रव्यमान, ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा वगैरह वगैरह घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। यह एक साइंस की शाखा है। साइंस जो होता है वो 3 भागों में विभाजित होता है। साइंस के 3 भाग हो जाते हैं। एक तो होता है फिजिक्स मतलब भौतिकी, एक भाग विज्ञान का। दूसरा हो जाता है रसायन, रसायन शास्त्र, केमिस्ट्री। और तीसरा हो जाता है जीव विज्ञान, बायोलॉजी। तो विज्ञान के ही 3 भाग हो जाते हैं। 10वीं क्लास तक इसको हम विज्ञान के अंदर ही फिजिक्स को पढ़ते हैं, लेकिन जैसे ही हम 10वीं पास होकर 11वीं क्लास में आते हैं, हमें विज्ञान के 3 भाग मिलते हैं। एक मिलता है भौतिकी यानी फिजिक्स, एक मिलता है रसायन और एक होता है जीव विज्ञान। तो भौतिकी जो होता है इसके अंदर प्रकृति एवं प्राकृतिक घटनाओं, द्रव्य, ऊर्जा, द्रव्यमान एवं उससे संबंधित घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। केमिस्ट्री जो हमारा होता है इसके अंदर हम रासायनिक चीजों के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है, ये एक अलग टॉपिक है। और जीव विज्ञान का मतलब है इसमें जीव जंतुओं के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो हमारा जो सब्जेक्ट रहेगा वो रहेगा फिजिक्स। तो हमें इसके अंदर अध्ययन करना है। ओके, टॉपिक आता है मापन। मापन क्या होता है, मेजरमेंट क्या होता है? मापन बहुत इंपॉर्टेंट है। मापन का मतलब होता है मापना। अब मापने के लिए हमें कोई वस्तु चाहिए और उस वस्तु को किसी ऐसी वस्तु से मापना है जिससे हमें उसके अनुमान हो जाए कि ये वस्तु कितनी है। तो कुछ हमारे संदर्भ मानक हैं, स्टैंडर्ड मानक हैं। संदर्भ मानक, संदर्भ मानक में जैसे मीटर है, यदि लंबाई को मापना है तो इसके लिए एक पैमाना है मीटर, इससे मापते हैं। द्रव्यमान को मापना है तो किलोग्राम हमारा एक मानक होता है। ठीक है, ताप को मापना है तो एक मानक होता है केल्विन। ठीक है, इस तरह हमारे मानक होते हैं। बहुत सारे 7 मानक हैं जिनको मैं आगे अभी वीडियो में बताऊंगा। तो इनसे यदि उस भौतिक राशि की तुलना करें तो इसका मतलब होता है मापना। तो यदि किसी भौतिक राशि को किसी मानक संदर्भ से तुलना करना मानक कहलाता है। तो इसकी डेफिनेशन हो जाती है किसी भौतिक राशि की संदर्भ मानक से तुलना करना मानक कहलाता है। मानक कहलाता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक संदर्भ मानक है मीटर। अब मीटर है ये संदर्भ मानक है। हमें कोई लंबाई मापनी है और वो हमारी लंबाई इतनी बड़ी है। ये हमारी कोई लंबाई है ए से बी तक, तो इसको मापना है। तो इस संदर्भ मानक को हम यहां पर रखेंगे। तो मान लीजिए ये 1 हो गया, ये संदर्भ मानक हमारा 2 हो गया और ये संदर्भ मानक हमारा 3 हो गया। तो इसका मतलब है कि वो जो वस्तु है वो संदर्भ मानक में, वो जो लंबाई है वो संदर्भ मानक में 3 बार शामिल है। तो हम उस वस्तु की लंबाई को क्या बोलेंगे? 3 मीटर। यानी जो मीटर है वो 3 बार शामिल है। ठीक है, तो किसी भौतिक राशि की किसी संदर्भ मानक से तुलना करना क्या कहलाता है? मापन कहलाता है। और वो भौतिक राशि उस मानक में कितनी बार शामिल है वो उसका मात्रक कहलाता है। तो ये इसका क्या हो जाएगा? मात्रक। यानी वो भौतिक राशि उस संदर्भ मानक में कितनी बार शामिल है
उसे हम मात्रक कहते हैं। तो यह हमारी जो लंबाई भौतिक राशि है वह संदर्भ मानक में 3 बार शामिल है, इसलिए इसका मात्रक क्या हो जाएगा, 3 मीटर। तो मात्रक समझ गए, मात्रक की डेफिनेशन भी मैं लिख दे रहा हूं, यूनिट की, कोई भौतिक राशि, कोई भौतिक राशि संदर्भ मानक में, संदर्भ मानक में जितनी बार शामिल होती है, जितनी बार शामिल होती है वह उसका मात्रक कहलाता है, मात्रक कहलाता है। समझ गए ना? तो हम मापन क्या होता है इसकी डेफिनेशन बता सकते हैं, मात्रक क्या होता है इसकी डेफिनेशन बता सकते हैं। अब आता है हमारा अगला टॉपिक, भौतिक राशि क्या होती है, भौतिक राशि कितने प्रकार की होती है। तो भौतिक राशि, भौतिक राशि, भौतिक राशि का मतलब है जिस राशि का मापन किया जा सकता है उसे हम भौतिक राशि कहते हैं। जिसका मापन किया जा सकता है, मेजरमेंट किया जा सकता है, उन सभी राशियों को भौतिक राशियां कहते हैं। भौतिक राशियां हमारी दो प्रकार की होती हैं, एक होती है मूल राशियां, मूल राशियां, और दूसरी होती है व्युत्पन्न राशि, व्युत्पन्न राशियां। मूल राशियां मतलब फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी। व्युत्पन्न राशियां मतलब ड्राइव्ड क्वांटिटी। अब फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है, फंडामेंटल क्वांटिटी मतलब मूल राशियां क्या होती है। मूल राशियां वे राशियां होती हैं जो दूसरी राशियों पर निर्भर नहीं करती हैं, अर्थात जिनके मापन के लिए दूसरी राशियों की आवश्यकता नहीं होती है, उन सभी राशियों को बोलते हैं मूल राशियां। जैसे हमें किसी वस्तु की लंबाई मापनी है तो लंबाई मापने के लिए सीधा सीधा पैमाना लाएंगे और उसकी लंबाई माप देंगे, तो लंबाई हमारी मूल राशि है। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान करना है तो उस वस्तु को हम किलोग्राम से क्या कर देंगे, कंपेयर कर देंगे, तो उसका द्रव्यमान ज्ञात हो जाएगा। तो द्रव्यमान को ज्ञात करने के लिए हमें किसी दूसरी राशि की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, वे भौतिक राशियां जिनको मापने के लिए किसी अन्य राशि की आवश्यकता नहीं होती है, उन सभी राशियों को बोलते हैं मूल राशियां। ठीक है, मूल राशि क्या होती हैं, वे राशियां, वे राशियां जिनके मापन के लिए, मापन के लिए दूसरी राशियों की आवश्यकता नहीं होती है, दूसरी राशियों की आवश्यकता नहीं होती है, आवश्यकता नहीं होती है, मूल राशियां कहलाती। ये राशियां अपने आप में स्वतंत्र होती है। ओके, अब मूल राशियों की संख्या कितनी होती है, तो मूल राशियों की संख्या 7 होती है, इनकी संख्या 7 होती है, 7 होती है। अब कौन कौन सी 7 राशियां होती हैं, मैं इधर लिख दे रहा हूं। एक होता है लंबाई, लंबाई मूल राशि। दूसरा होता है द्रव्यमान, द्रव्यमान मूल राशि है। तीसरा होता है समय, समय मूल राशि। ठीक है, चौथा होता है ताप, ताप मूल राशि है। पांचवा होता है विद्युत धारा, विद्युत धारा, विद्युत धारा हमारी मूल राशि है। छठवा होता है ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता ये हमारी मूल राशि है। और सातवां होता है पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा। तो इस तरह से ये सातों राशियों को मापन करने के लिए हमें दूसरी राशि की आवश्यकता नहीं होगी, इन राशियों का मापन हम सीधे सीधे कर सकते हैं। ठीक है, तो मूल राशियां क्या होती हैं, वे राशियां जो दूसरी राशियों पर निर्भर नहीं करती हैं, अर्थात दूसरी राशियों से स्वतंत्र होती हैं, मूल राशियां कहलाती हैं। मूल राशियों की संख्या 7 होती है, जो आप इसको देख सकते हैं। व्युत्पन्न राशियां वे राशियां होती हैं जिनके मापन के लिए दूसरी राशियों की आवश्यकता होती है, या ऐसे बोल सकते हैं कि वे राशियां जो मूल राशियों पर निर्भर करती हैं व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। यानी कि इन राशियों का मापन करना है तो इसके लिए हमें इन राशियों की आवश्यकता पड़ेगी। इन राशियों के मापन को हम इन राशियों के बिना नहीं कर सकते हैं। तो वे राशियां जो मूल राशियों पर निर्भर करती हैं व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। इसकी डेफिनेशन, वे राशियां, वे राशियां जो मूल राशियों पर,
जो मूल राशियों पर निर्भर करती हैं व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। ठीक है, अब व्युत्पन्न राशियों की जो संख्या होती है वो असीमित होती है। असीमित, ये बहुत सारी हो सकती है, असीमित होती है, इनकी संख्या असीमित होती है। अब व्युत्पन्न राशियां कौन कौन सी राशि हो सकती हैं? जैसे मैं एक एग्जांपल ले लूं, जैसे चाल। तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। तो दूरी क्या होती है? एक लंबाई होती है। दूरी क्या होता है? एक लंबाई होती है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, लंबाई बटे समय। तो देखिए चाल जो है, वो चाल को ज्ञात करना है तो हमें लंबाई और समय ज्ञात करना पड़ेगा। चाल हमारी तभी ज्ञात हो सकती है जब हमें लंबाई और समय ज्ञात हो। तो चाल किस पर डिपेंड है? लंबाई और समय पर। और लंबाई और समय क्या है? हमारी मूल राशियां। तो ये अपने आप में चाल कैसी राशि हो गई? व्युत्पन्न राशि। एक दूसरा एग्जाम्पल ले लें, त्वरण ले लें। त्वरण, त्वरण बराबर क्या होता है? वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन बटे समय या समयांतर, समय या समयांतर। अब वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन मतलब वही वेग होगा। वेग मतलब एक प्रकार की चाल हुई, क्योंकि वेग क्या होता है? वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। विस्थापन बटे समय, विस्थापन क्या होता है? एक दूरी होती है, मतलब एक लंबाई होती है। तो लंबाई बटे समय हो जाएगा। तो वेग किस पर डिपेंड है? वेग ये मूल राशियों पर डिपेंड है। ठीक है, तो यहां पर क्या आ जाएगा? लंबाई बटे समय, और बटे के नीचे बटे है, यहां पर जिस समयांतर को भी मैं समय लिख दूं, बटे में एक हो जाएगा, पलट जाएगा तो क्या बन जाएगा? लंबाई बटे समय का स्क्वायर। तो ये दोनों ही कैसी राशियां हैं? ये दोनों मूल राशियां हैं। तो हमारा जो त्वरण है वो किस पर डिपेंड है? लंबाई और समय पर। लंबाई और समय हमारी कैसी राशियां? मूल राशियां। तो हम बोल सकते हैं कि व्युत्पन्न राशियां वे राशियां होती हैं जो मूल राशियों पर निर्भर करती हैं। जैसे कि हम चाल बोल सकते हैं, त्वरण बोल सकते हैं, वेग बोल सकते हैं, बहुत सारी राशियां हो सकती हैं। इसके बाद आता है हमारा मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं? मूल मात्रक तथा व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक, फंडामेंटल यूनिट और ड्राइव्ड यूनिट। तो मूल मात्रक क्या होते हैं? हम सीधा सीधा बोल सकते हैं या तो कि मूल राशियों के मात्रकों को मूल मात्रक कहते हैं और व्युत्पन्न राशियों के मात्रकों को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। या ऐसा बोल सकते हैं, वे मात्रक जो दूसरे मात्रकों पर निर्भर नहीं करते हैं मूल मात्रक कहलाते हैं। जैसे जो मूल राशियों के वे मात्रक जो हैं वे सभी मूल मात्रक कहलाते हैं। तो वे मात्रक जो क्या है? दूसरे मात्रकों पर निर्भर नहीं करते हैं मूल मात्रक कहलाते हैं। जैसे अभी हमने मूल राशि लिखी थी लंबाई, इसका मात्रक हो जाएगा मीटर। दूसरी लिखी थी द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक हो जाएगा किलोग्राम। ये मूल मात्रक है। तीसरा हमने लिखा था समय, समय हमारी मूल राशि है, इसका मात्रक हो जाएगा सेकंड। चौथा मूल राशि लिखी थी हमने ताप, ताप का मात्रक हो जाता है केल्विन, केल्विन। पांचवा लिखा था हमने विद्युत धारा, विद्युत धारा, इसका मूल मात्रक हो जाएगा एम्पियर। छठवां लिखा था हमने ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता, इसका मात्रक हो जाता है कैंडेला, कैंडेला। और सातवां लिखा था पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा, इसका मात्रक हो जाता है मोल। सिंबल लिखें इसका तो ये मीटर हो जाता है, किलोग्राम केजी लिख सकते हैं, सेकंड एसईसी, केल्विन के लिख सकते हैं, एम्पियर ए लिख सकते हैं, कैंडेला सी डी। दोनों स्मॉल लिखनी है, सी और डी दोनों ही स्मॉल लिखना है, नहीं तो कैडमियम बन जाएगा। और मोल एम। तो ये इनके जो हमारे मूल मात्रक है उनके सिंबल हो सकते हैं। फिर आता है हमारा व्युत्पन्न मात्रक। तो व्युत्पन्न मात्रक में हम क्या लिख सकते हैं? जो व्युत्पन्न राशियां होती हैं उनके मात्रकों को हम बोल सकते हैं व्युत्पन्न मात्रक। अब व्युत्पन्न मात्रक लिखें, जैसे अभी हमने लिखा था चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। तो दूरी एक लंबाई होती है, तो क्या हो जाएगा? लंबाई बटे समय। अब लंबाई का मात्रक क्या हो जाता है? मीटर, जो इधर लिखा है, और समय का सेकंड। तो ये हमारा क्या बन गया? चाल का मात्रक बन गया मीटर प्रति सेकंड।
तो चाल का जो मात्रक है वो दोनों मूल मात्रकों पर डिपेंड कर रहा है, इसलिए ये व्युत्पन्न मात्रक है। दूसरा हमने लिखा था अभी त्वरण। त्वरण बराबर क्या था? वेग में परिवर्तन, परिवर्तन बटे समयांतर। अब वेग में परिवर्तन मतलब वेग ही होता है, और वेग का फॉर्मूला क्या होता है? विस्थापन बटे समय। वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटे समय। और समय का अंतर भी एक समय होता है, इसको भी मैं समय लिख सकता हूं। इसके बटे में एक हो जाएगा, बटे के नीचे बटे पलट जाएगा, तो क्या बन जाएगा? विस्थापन। विस्थापन क्या होता है? एक लंबाई होती है, तो इसकी जगह विस्थापन की जगह लिख दिया मैंने लंबाई, और बटे समय नीचे पलट जाएगा, तो समय समय क्या हो जाएगा? समय स्क्वायर हो जाएगा। अब लंबाई का मात्रक क्या बनेगा? मीटर, और समय का सेकंड, और इस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर। तो त्वरण का मात्रक बन जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये त्वरण जो है वो कौन से मात्रक पर डिपेंड है? मूल मात्रकों पर। तो त्वरण का मात्रक अपने आप में किस पर डिपेंड है? मूल मात्रकों पर। इसलिए त्वरण हमारा कैसा होगा? एक व्युत्पन्न मात्रक कहलाएगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक गुड बाय, टेक केयर, मिलते हैं फिर नई एक वीडियो में। थैंक यू।